नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञा की पहचान करना जानेंगे, जिसे इंग्लिश में नाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद उसकी पहचान करेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। तमाम इन टॉपिक पर ना हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों को ना मैं सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने सीखा हूं ना सरल तरीके से, ना उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक आज का जो थ्योरी क्लास है उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ना जब नेक्स्ट क्लास में इसका लाऊंगा ना, तो इसमें आप लोगों का इसका जो एमसीक्यू सीरीज है ना उसको भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को ना एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बन जाए आप लोगों का। ठीक है, और संज्ञा के बारे में ना जितने भी ना सारे क्वेश्चन है ना, सारी चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों का ना पूरा जो कॉन्सेप्ट है संज्ञा का ना, वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा सरल शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहला देखना चाहो ना कि शब्द के प्रकार। तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं, मतलब संज्ञा शब्द जो है ना उसके कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा जो शब्द है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला देखो विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है, अर्थ दिया है उसको पढ़ो। विकार का अर्थ परिवर्तन से है। तो विकार का क्या अर्थ है, परिवर्तन से है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद परिभाषा दिया हुआ है विकारी शब्द का, तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। वे शब्द जो लिंग वचन कारक परसर्ग और काल के प्रभाव से या के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक परसर्ग और काल के अनुसार ना वो परिवर्तित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे। ये आप लोग चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके अलावा अंतर्गत करके दिया है, तो क्या इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहला संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों के चारों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए, उसके बाद ना अविकारी शब्द क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अर्थ करके दिया है उसको पढ़ते हैं। अ से आशय नहीं तथा विकार का अर्थ परिवर्तन। तो अविकारी जो शब्द है ना उसे अ को अलग कर दिया गया है। अ का अर्थ क्या होता है, नहीं से लिया गया है। ठीक है, और विकारी शब्द से क्या मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट इसमें, तो विकारी शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तन से बताया था। उसके अलावा परिभाषा दिया है उसको पढ़ो। वे शब्द जो लिंग वचन कारक परसर्ग और काल के प्रभाव से या के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। तो जो परिवर्तित नहीं होते लिंग वचन कारक से, तो उसको क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखो। अव्यय, तो अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, उसके अलावा विस्मयादि बोधक। तो ये चारों के चारों ना इसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत। ज़्यादा आप लोगों को इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ना आप लोगों को याद रखना है या नोट करना है ना, उसको आप लोगों को ईजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे टाइप को। चलिए, अब हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में ना विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को पढ़ो। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण या स्थिति आदि का बोध कराता है। तो संज्ञा का परिभाषा क्या होगा, तो संज्ञा का परिभाषा सरल तरीके से अगर मैं बताऊं ना, तो संज्ञा का जो परिभाषा है ना, तो वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान, गुण आदि का बोध कराता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो ये जो परिभाषा है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, अर्थ दिया है इसको, अर्थ को ध्यान से पढ़ो। नाम, संज्ञा बराबर सम प्लस ज्ञा अर्थात साम्यक ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा का क्या अर्थ होता है, तो संज्ञा का ना सबसे पहले संधि विच्छेद किया गया है, सम प्लस ज्ञा बराबर साम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, तो संज्ञा का क्या अर्थ होता है, तो साम्यक ज्ञान कराने वाला को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। चलिए, प्रकृति दिया है, प्रकृति को ध्यान से पढ़ो। विकारी शब्द संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग वचन परसर्ग और काल के कारण होता है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, मैंने शुरुआती में बताया था ना, तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका ना रूप में ना परिवर्तन होता है, जैसे लिंग वचन कारक परसर्ग और काल के कारण ना जो परिवर्तन होते हैं ना उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, है ना। उसके अलावा पुरुष दिया है, तो पुरुष को ध्यान से पढ़ो। संज्ञा प्राय अन्य पुरुष में होती है। तो संज्ञा किस में होता है, तो अन्य पुरुष में होता है। यह आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, जो संज्ञा होता है वो कौन से पुरुष में होता है, तो वो अन्य पुरुष में होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा संज्ञा के भेद के बारे में बोला है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के ना मुख्यतः 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अगर इसके 5 भेद को मैं बताऊँ ना, तो क्या क्या होता है, तो नीचे इसमें दिया है, आप लोगों को विस्तार
पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में ना ये जो संज्ञा है वो क्या होता है ना वो आप लोगों को और थोड़ा सरल शब्दों में समझा देता हूँ। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, स्थिति का ना बोध होता है, उस शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को नीचे और बताऊंगा ना तो उससे आप लोगों को और सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना संज्ञा के ना भेद के बारे में जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। इन पांचों के पांचों को पहले आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये क्लास खत्म होते तक कि ना अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा, ठीक है, जो दोबारा आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे ऐसे अगर कहीं पढ़ोगे तो। सबसे पहला देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? देखो व्यक्तिवाचक में देखो सचिन, राहुल, द्रविड़। तो आप लोगों को ना अपने शब्दों में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। उसके बाद ना सबका हम लोग ना विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसमें केवल ना उस व्यक्ति का मतलब दुनिया में कोई एक चीज होगा ना, मतलब चाहे दुनिया में ना एक व्यक्ति होगा ना या एक कोई भी चीज होगा, जैसे पहाड़ का नाम लूँ तो एक पहाड़ होगा ना, कोई भी उसका नाम है ना, क्या कोई दुनिया में एक व्यक्ति होगा जैसे सचिन तेंदुलकर, तो दुनिया में सचिन तेंदुलकर एक ही है ना, राहुल द्रविड़ एक ही है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा जो दुनिया में स्पेसिफिक एक ही चीज़ है, ठीक है। आप ऐसे समझो, परिभाषा को रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। जो दुनिया में एक ही चीज़ होगा उस चीज़ का अगर आप लोगों को बोध होगा ना, उस चीज़ का अगर आप लोगों को पता चलेगा ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे आदमी का नाम दे दिया है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, तो दुनिया में एक है तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पहला समझ में आया ना। चलिए दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत क्या आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत ना संपूर्ण उनकी जाति का बोध होगा, मतलब ऐसे शब्द ना जिससे ना संपूर्ण किसी चीज की जाति का बोध होना तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसमें एग्जाम्पल दिया है खिलाड़ी। खिलाड़ी जैसे मैं बोलता हूँ तो वो पूरी जाति का बोध कराता है। खिलाड़ी से आप लोग स्पेसिफिक ये पता चल रहा है क्या कि वो क्रिकेट का खिलाड़ी है कि कबड्डी का खिलाड़ी है कि खो खो का खिलाड़ी है कि हॉकी का खिलाड़ी है? आपको स्पेसिफिक पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है कि खिलाड़ी की पूरी जाति का बोध करा रहा है तो किस में आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समझ में आया दूसरा। तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को भी आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाएंगे जिससे ना पूरे समूह का बोध हो, मतलब ऐसे शब्द आएंगे ना जिसके अंतर्गत ना पूरे समूह का बोध होता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट टीम। अगर मैं क्रिकेट टीम बोलता हूँ तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कोई एक खिलाड़ी होता है क्या क्रिकेट टीम में? तो क्रिकेट टीम बोला तो वो पूरे समूह का बोध करा रहा है ना। उसी प्रकार से मैं अगर बोलूँ हॉकी टीम, उसी प्रकार से बोलूँ कबड्डी टीम, तो उससे क्या होगा? पूरे समूह का बोध होगा ना, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया तीसरा। चौथा को पढ़िए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे ना जिसके अंतर्गत ना आपको ना भाव के बारे में पता चलेगा, इमोशन फीलिंग के बारे में जब पता चलेगा ना उस शब्द से ना, तो वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जीतना हारना, जीतोगे तो आपको क्या फील होगा? जीत महसूस होगा, प्राउड फील होगा ना, तो वो फील क्या कहलाता है? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से हारना, तो हारोगे तो क्या आप लोगों को लगेगा? एक प्रकार से गिल्टी आएगा, रिग्रेट आएगा, आपको नर्वस लगेगा कि हाँ मैं हार गया। तो ये कौन से भाव के अंतर्गत आएगा? हारना, मतलब वो भाव बता रहे हैं ना, इमोशन क्या आपको बता रहे हैं ना, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लास्ट में जो दिया है ना इसको देखो पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत में क्या आएगा? तमाम वो शब्द आएगा जो लिक्विड द्रव के माध्यम से होगा, मतलब किसी प्रकार से अगर धातु होगा ना तो वो आप लोगों का पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गेंद, गेंद बोलोगे तो आप लोगों का अधिकतर प्लास्टिक का गेंद आता है या लेदर का गेंद आता है, तो वो गेंद किससे बना है? जी हाँ, प्लास्टिक जो है वो पदार्थ से बना है ना, किसी न किसी प्रकार की लिक्विड से। या स्टंप अभी के देखोगे तो प्लास्टिक से वो भी बनता है, लिक्विड से ही बनता है ना, तो वो पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके ना आप लोगों को एक एक करके डिटेल में जब आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसकी परिभाषा को भी समझा दूँ, लेकिन ऊपरी तौर पे ना आपके समझने के लिए शुरुआती में आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद ना गणना के आधार पर ना संज्ञा के प्रकार
प्रकार जान लेते हैं। तो गणना के आधार पर ना संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले यथार्थवाचक संज्ञा होता है और दूसरा भाववाचक संज्ञा होता है। तो दोनों को नोट करके रखिएगा। गणना के आधार पर संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा जानते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ना जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार बताए। कौन? कामता प्रसाद गुरु ने ना जो संज्ञा है ना उसके 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन तीनों को आप लोगों को नोट करके रखना है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो संज्ञा है उसके 3 प्रकार होते हैं। इसको भी आप लोग एक लाइन में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? पूछा जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना उसमें देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न कब कब पूछा गया है व्यापम के द्वारा। और देखो सबसे पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना तो इसके अंतर्गत ना समूहवाचक जो संज्ञा है ना उसका समावेश किया गया है, ठीक है? उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा जो है ना उसमें पदार्थवाचक जो संज्ञा है उसका समावेश किया गया है। टोटल मिलाकर के 5 ही संज्ञा होते हैं, लेकिन ना जो कामता प्रसाद गुरु है ना वो 3 प्रकार बताए हैं और 2 प्रकार को ना इसी के अंदर ऐड कर दिया है, तो इसीलिए ना उसको 3 ही प्रकार मानेंगे हम लोग, ठीक है? अगर नाम लेके पूछेगा ना कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तब आप लोगों को 3 लेना है, ठीक है? चलिए उसके बाद ना उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद जानते हैं। मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ ना इसके आधार पर संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के ना 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर नोट करके रखना है। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो उत्पत्ति के आधार पर जो जातिवाचक संज्ञा है ना उसके अंतर्गत जो 2 प्रकार की संज्ञा है ना समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा ना तो इसका समावेश कर दिया गया है, इसी में मिला दिया गया है, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर केवल संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग ना प्रॉपर ना जो अलग अलग प्रकार है ना मतलब संज्ञा के ना उसको जानते हैं और हम लोग ना अच्छे से समझेंगे इसमें, ठीक है? जितने भी आप लोगों को डाउट वगैरह होगा ना सारा चीज़ एक ही बार में क्लियर करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? जो अलग अलग हम लोग ना जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको पढ़ेंगे, उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो उसमें चलिए अब हम लोग ना संज्ञा के जो भेद होते हैं ना 5 प्रकार के ना तो उसको ना विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो संज्ञा के फर्स्ट जो भेद होगा ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, जिसे प्रॉपर नाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणियों आदि के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आप लोगों को इसे एकदम ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग ना ऊपरी तौर पर ऐसा समझ लो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में, विशेष प्राणियों के बारे में ना बोध कराएगा, आपको बताएगा ना वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जो पूरे दुनिया में एक ही होगा ना वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे आप लोगों को ना एग्जाम्पल करके दिया है, बहुत सारी इन तमाम जो है ना सारे के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले व्यक्तियों का नाम दिया है राम, सचिन, सीता, गीता, हरि। ये जितना भी नाम है ना दुनिया में केवल एक ही है ना? जैसे भगवान राम को लेंगे तो वो एक ही है ना, सचिन जो है वो एक ही है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से नदियाँ, तो नदियों के बारे में जब जानोगे ना तो गंगा, यमुना, महानदी, अरपा, शिवनाथ, ये तमाम जो नदी है दुनिया में एक ही है ना। गंगा नदी तो एक ही है ना, यमुना, महानदी, अरपा ये तमाम तो दुनिया में एक ही नदी है ना? तो वो क्या कहलाएगा? तो वो सारे के सारे ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं नदियों में केवल नदियाँ बस लिख देता ना तो नदियाँ में हम लोगों को ये पता चलता क्या कि ये भारत की नदी है, कि गंगा नदी है, कि फिर अमेरिका की नदी है। तो सिर्फ नदियाँ लिख देता ना तो वो उसका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, ठीक है? लेकिन स्पेसिफिक नाम लिखा है ना तो वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो अगर ना किसी पर्वत के नाम ना स्पेसिफिक बोला है, मतलब दुनिया में एक ही है, नाम लेकर उस पर्वत का बोला है ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर केवल पहाड़ या पर्वत बोल दिया जाता ना, केवल पर्वत बोल दिया जाता ना तो वो किस में आता? तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। वजह ये था कि पर्वत बोलने से क्या समझ में आता है हम लोग को? कौन सा पर्वत है कोई पता चलता है क्या ना? पर्वत की पूरी जाति का बोध कराता है केवल अगर पर्वत बोल दूँ तो। लेकिन पर्वत में अगर मैं सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सिहावा पर्वत ऐसे नाम लेकर बोलूँ ना तो पूरी दुनिया में एक ही है ना वो, तो एक ही है वो, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों को समझना है। उसी प्रकार से देश का नाम, देश में बोलोगे तो भारत, चीन, अमेरिका, जिस भी देश का नाम स्पेसिफिक बोलोगे ना वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से प्रदेशों के नाम, प्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो दुनिया में केवल एक ही है ना ये जो छत्तीसगढ़ है वो,
तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक अंतर्गत आएगा। शहर के नाम बोलोगे उसमें सेम भी आ गया, गाँवों के नाम भी सेम आ जाएगा, दिशा का नाम भी सेम आ जाएगा, महासागर के नाम भी तो सेम आ जाएगा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एक ही है ना दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। उसी प्रकार से समुद्र को ले लो, त्यौहार को ले लो, जितने भी आप लोग ऐसे शब्द नजर आएंगे ना वो केवल केवल दुनिया में एक ही होंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जो दुनिया में एक ही हो और स्पेसिफिक उसी का पता चले। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला वाला आप लोगों को समझ में आया ना, सरल से सरल तरीका वाला बात। चलिए दूसरा जो भेद है संज्ञा के ना, वो जातिवाचक संज्ञा जिसे कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, सबसे पहले इसका जो परिभाषा है इसको ध्यान से पढ़ो। जिन शब्दों से एक ही जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा को अपने शब्दों में सरल तरीके से बताओ ना, तो जिन शब्दों से ना आप लोगों के ना उसकी संपूर्ण जाति का बोध होगा ना, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया ना कॉमन नाउन के बारे में। तो चलिए सबसे पहला उसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे करके ध्यान से पढ़ो। पद व्यवसाय का नाम, तो सबसे पहला कवि, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, गुरु। तो कवि कौन सा है, तो कवि पूरे जाति का बोध करा रहे ना। कवि में कोई एक कवि का नाम है क्या, कोई अश्रु कवि है कि कवि में कौन सा कवि है, कोई पता चल रहा है क्या, नहीं ना पता चल रहा है। कवि की पूरी जाति का बोध हो रहा है ना कवि कहने से। सेम उसी प्रकार से शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। तो शिक्षक बोलने का मतलब यह है कि कौन से विषय का शिक्षक है, किस क्लास का शिक्षक है, क्या पीटी का शिक्षक है या पढ़ाने वाला शिक्षक है या कोई और शिक्षक है, कोई पता चल रहा है क्या इसमें, नहीं ना पता चल रहा है। शिक्षक कहने से पूरा संपूर्ण उसकी जाति का बोध हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। डॉक्टर जो है वो डॉक्टर भी सेम है कि डॉक्टर है कि भैया कि वो ब्रेन का डॉक्टर है कि नॉर्मल डॉक्टर है कि कोई और डॉक्टर है ना। डॉक्टर को भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो वो पूरे के पूरे जाति का बोध करा रहा है डॉक्टर का ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से पशु पक्षी के नाम, घोड़ा, शेर, गाय, तोता, मैना, मोर, वन, भैंसा। तो ये घोड़ा कहने का मतलब घोड़े के पूरी जाति का बोध कराता है ना। घोड़े में अलग अलग जातियों का घोड़ा होता है ना, मतलब अलग अलग नस्लों का होता है ना। शेर में भी अलग अलग नस्ल का होता है, गाय में भी अलग अलग होता है, कॉमन गाय भी होता है, जर्सी गाय भी होता है। तो गाय कहने का मतलब पूरी गाय की जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। मनुष्य के नाम में लड़का, लड़की, मनुष्य, जनता। तो लड़का कहने का मतलब ये पूरे लड़का की पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। लड़की से भी सेम हो रहा है, मनुष्य भी सेम हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, जातिवाचक आएगा। वस्तुओं के नाम को देख लो, कलम, घर, कुर्सी, कंप्यूटर, मोबाइल। तो कंप्यूटर कहने का मतलब पूरे कंप्यूटर की जाति का बोध हो रहा है, वो कौन सी कंपनी का है, किस वर्जन का है, कुछ पता चल रहा है क्या कंप्यूटर कहने से, तो वो पूरे के पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से अन्य नाम लोगे तो वो भी पर्व, माह, रेगिस्तान, है ना। तो रेगिस्तान अगर मैं बोलूँ तो रेगिस्तान से ना पूरे रेगिस्तान की जो प्रजाति है ना, जो जाति है उसका बोध हो रहा है। अगर रेगिस्तान के अंतर्गत मैं थार का रेगिस्तान बोल दूँ ना, तो वो स्पेसिफिक बता रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता अगर मैं थार का मरुस्थल बोलता तो। लेकिन मैं अगर रेगिस्तान सिर्फ बोल रहा हूँ तो पूरे रेगिस्तान का बोध रहे, क्या वो भारत के रेगिस्तान है, अमेरिका का रेगिस्तान है, फिर और कहीं का रेगिस्तान है, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं ना पता चल रहा है, तो वो जाति का बोध करा रहा है। तो ऐसे आप लोगों को थोड़े थोड़े आप लोगों को समझना है, अपने समझने पर जोर देना है, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से विशेष करके दिया है, विशेष में देखो फूल, आम और गुलाब। फूल कहने का मतलब कौन सा फूल है आप लोगों को पता चल रहा है क्या, क्या वो गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है या और कोई फूल है। फूल की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी प्रकार से आम और गुलाब, आम के भी अनेक प्रजाति होते हैं, गुलाब के भी अनेक प्रजाति होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नोट करके दिया है, इसे पढ़ो। प्रकृति के संबंध में तत्व सदैव जातिवाचक संज्ञा, जैसे लहर। तो ये जो प्रकृति के संबंध में जो लहर है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सेम आप लोगों को समझाने के लिए ना ये थोड़ा सा इमेज पे जो है ना वो दिया था, कार, शेर, पंखा, पहाड़। ये कार बोलने से कौन सी कंपनी का कार है, कौन सा कार है, ये पता चल रहा है, का संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। शेर में भी अलग अलग नस्ल के शेर होते हैं, तो ये भी जाति का बोध करा रहा है। पंखा में भी अलग अलग के प्रकार के पंखा होता है, कि टेबल पंखा है कि सीलिंग पंखा है कि फिर और कोई पंखा है, कोई पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी जाति का बोध कहलाएगा। और पहाड़ केवल बोलूँ ना तो इंडिया का पहाड़ है कि सतपुड़ा पहाड़ है कि और कोई पहाड़ है, पता चल रहा है क्या, नहीं, तो वो भी आप लोगों का पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आया ना सरल से सरल तरीके से। चलिए अब हम लोग ना संज्ञा के तीसरे भेद के बारे में जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले इसके परिभाषा को पढ़ो। जिस शब्द से एक ही जाति के समूह
का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगर आप लोगों को सरल तरीके से और आप लोगों को समझाऊं संज्ञा समूहवाचक संज्ञा क्या होता है ना, तो ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत आप लोगों को समझ में है ना कि वो संपूर्ण समूह में ही होता है, ठीक है। जो समूह का बोध होगा ना ऐसे शब्द से ना, वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे आप लोगों को ना एग्जाम्पल दिया है व्यक्तियों के समूह के बारे में। सबसे पहला क्रिकेट टीम बोला है और इसके अलावा झुंड, मेला, सोना, संघ दिया है ना। तो क्रिकेट अगर टीम में बोलूँ ना, तो क्रिकेट टीम बोलूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है, टीम में कितना खिलाड़ी होंगे, तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट टीम से कहने का मतलब संपूर्ण उसके खिलाड़ी का बोध हो रहा है ना, जो टीम 11 है उसका कोई एक का बोध हो रहा है क्या, क्रिकेट टीम बोलूँ तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से झुंड या मेला बोलूँ तो झुंड में भी कितने लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। मेला में भी कितने लोग होते हैं, कोई गिनती नहीं है, कि अनेक भी लोग हो सकते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया ना। उसी प्रकार से दल, कक्षा, सभा, जुलूस, परिवार, समारोह। दल कहने का मतलब एक से अनेक लोग हैं ना, कक्षा में भी अनेक लोग होते हैं ना, सभा में भी, जुलूस में भी, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी प्रकार से वस्तुओं के समूह के बारे में जानते हैं। जैसे गुच्छा बोल दिया तो क्या समझ में आया कि हाँ, किसी प्रकार से अगर अंगूर का गुच्छा होगा तो उसमें एक से अनेक होते हैं ना, या और किसी प्रकार की गुच्छा होगा तो गुच्छा का मतलब एक से अधिक होंगे वो, तभी ना वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार से ढेर, श्रृंखला, कुंज, मंडल, ये सारे के सारे किस में आएंगे, तो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अन्य समूह दिया है देखो, सप्ताह। तो अगर मैं सप्ताह बोल रहा हूँ तो क्या आप लोगों को याद आ रहा है, 7 दिन। तो एक सप्ताह में केवल एक दिन याद रहेगा नहीं ना, आप लोगों को पूरे के पूरे हफ्ते का याद रहे, तो ये समूह में है ना, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी प्रकार से क्रिकेट टीम, परिवार, झुंड, कक्षा, ये सारे के सारे किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। और इसका जो ना क्लास हो जाएगा ना, तो इसका पूरा PDF जो रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा ना, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके ना दोबारा से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। केवल आप लोग ना इसको पहचानने का तरीका समझिए, और नोट करना चाहो ना तो इसके जो परिभाषा है वो और एक आध दो एग्जाम्पल है, केवल उसको नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना संज्ञा के ना चौथा जो भेद है ना, पदार्थ एवं द्रव्यवाचक संज्ञा ना, मतलब मटेरियल नाउन जो है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको भी आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला ना जो पदार्थ या द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ना, उसका जो परिभाषा दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव होने का बोध कराते हैं तथा उससे कोई वस्तु बनी हो, द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे करके बोला है। तो आप लोगों को ना ये जो पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा है ना, उसको थोड़े से सरल तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहला आप लोगों को ना पदार्थ या द्रववाचक संज्ञा को समझने का एक तरीका ये है कि आप लोगों को ना वैसे शब्दों को ध्यान देना है जिससे ना आप लोगों को पता चले कि ये जो द्रववाचक संज्ञा है ना, मतलब जो किसी शब्द जो है ना वो किसी द्रव से बना है, लिक्विड से बना है, पदार्थ से बना है ना, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ना पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जो दिया है ना उससे आप लोग और थोड़े से सरल तरीके से समझ जाओगे। सबसे फर्स्ट का देखो, धातु एवं खनिज के नाम, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। तो ये सारे के सारे क्या है, धातु है ना, किसी न किसी प्रकार से द्रव से बना है ना, मतलब लिक्विड से ही बना है ना, ये धातु पदार्थ है ना, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, तो ये पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सेम उसी प्रकार से ईंधन के नाम, पेट्रोल, कोयला, डीजल। तो ये पेट्रोल, कोयला, डीजल क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है ना, मतलब किसी न किसी प्रकार की ये पदार्थ है ना, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। ठीक उसी प्रकार से खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे पानी, घी, चीनी, दूध, नमक, रोटी, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ है, किसी न किसी प्रकार की मटेरियल है ना, तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अन्य नाम दिया है देखो, तेजाब, ऊन, सीमेंट, ये सारे के सारे पदार्थ है ना जी, किसी न किसी प्रकार से। सोना जो है वो पदार्थ के अंतर्गत आता है, लिक्विड में ही आता है। मिट्टी जो है ना किसी किसी प्रकार से, ये भी तो पदार्थ के अंतर्गत आएगा ना। दूध जो है वो भी पदार्थ है ना, चावल जो है वो भी पदार्थ है किसी न किसी प्रकार से, है ना। तो ये सारे के सारे द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और आप लोग इसका जो परिभाषा दिया है वो और एक आध जो एग्जाम्पल को ना नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को पढ़ते हुए बन जाए, रिवीजन करते हुए, ठीक है। ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो क्विक आप लोगों को जल्दी से याद भी हो जाएगा। चलिए अब ना संज्ञा के जो पांचवा भेद है ना, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ना इसका परिभाषा को पढ़िए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या
वस्तुओं के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञान हो। या करके दिया है, ध्यान से इसको भी पढ़िए। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसे आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ अपने शब्द में। ऐसे शब्द जिससे ना आप लोगों को ना उसकी दशा के बारे में या उसके गुण के बारे में या उसके इमोशन के बारे में, भाव के बारे में पता चले ना, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करके दिया है ना, उसको हम लोग भी जानेंगे। तो सबसे पहला इसका विशेषता करके दिया है, इसको पढ़ लो। पहला, भाववाचक संज्ञा का गणना नहीं हो सकती। तो भाववाचक जो संज्ञा होगा ना, वो काउंटेबल नहीं होगा, गिना नहीं जा सकता। दूसरा को पढ़ो, भाववाचक संज्ञा रूढ़ी भी होती है और निर्मित भी होती है। तो दोनों प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा वो होता है, रूढ़ी भी होता है और उसके अलावा निर्मित भी होता है। तीसरा को पढ़िए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह इसमें भी एक ही भाव का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह क्या होता है, एक ही भाव का बोध होगा, लेकिन वो इमोशन को दर्शाएगा। ये आप लोगों को मेन याद रखना है। ठीक है, चौथा को पढ़िए, इस संज्ञा का अनुभव इंद्रियां, कल्पना, अमूर्त द्वारा होता है। तो इसमें बोला है कि इस संज्ञा का अनुभव किससे होगा, तो इंद्रियां से होगा। हम लोगों का जो 5 इंद्रियां है ना, जैसे सबसे पहला देखना, आंखें जो है वो क्या होगा, पहला इंद्रिया है। दूसरा हम लोग का नाक जो है, सूंघना, उससे पता चलता है, तो वो दूसरा इंद्रिया है। तीसरा मुंह जो है, इससे स्वाद का पता चलता है, तीसरा इंद्रिया है। चौथा जो है हम लोग का कान जो है, वो चौथा इंद्रिया है। और पांचवा जो इंद्रिया है वो त्वचा है, जिससे हम लोग स्पर्श करके जानते हैं, तो वो पांचवा इंद्रिया है। तो हम लोगों का जो प्रमुख 5 प्रकार के इंद्रिया होता है, जिसके माध्यम से कल्पना करके और अमूर्त द्वारा हम लोग जान सकते हैं। पांचवा जो विशेषता है उसको पढ़िए, इस संज्ञा में प्राय बहुवचन नहीं होता। तो ये जो संज्ञा है ना भाववाचक, उसमें बहुवचन नहीं होता, एक से अधिक नहीं होता। आप लोगों को ये याद रखना है। उसके अलावा पहचान करके दिया है, इसको पढ़ो। इसके अंतर्गत ई, त्वा, ता, इन सारे चीज़ों को ना आप लोगों को रटने की या याद रखने की आवश्यकता नहीं। ये जो पहचान दी है उसके बारे में। ठीक है, आप लोग ना केवल शब्द को देखना और शब्द को देख करके आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे पहला में दिया है दशा करके, इसको पढ़ो। युवा, अमीरी, गरीबी, बचपन, शैशव, भूखमरी, दासत्व, ये तमाम के तमाम जो शब्द है ना, वो भाव को दर्शा रहे हैं ना। युवा जो है क्या होता है, ये बताओ आप लोग। युवा एक प्रकार के भाव है जी, वो दशा को बता रहा है ना युवा, कि हाँ पूरा आज के युवा पीढ़ी ऐसे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं मानते। तो वो युवा जो है वो भाव को दर्शाता है। उसी प्रकार से अमीरी, गरीबी, हाँ कोई तो है जो अमीर है, कोई जो है वो गरीब है, तो ये एक प्रकार के भाव को दर्शा रहे हैं ना, इमोशन को दर्शा रहे हैं ना। उसी प्रकार से बचपन, शैशव, भूखमरी, तो वो भाव को दर्शा रहे हैं ना, इमोशन को। दासत्व भी इमोशन को दर्शा रहे हैं ना, कि हाँ वो जो है वो दासत्व है। गौरव जो है वो भी आप लोगों को इमोशन को दर्शाएगा ना, कि हाँ कोई ऐसा कार्य किया जिससे मुझे प्राउड फील हो रहा है, गौरव लग रहा है, तो वो इमोशन को दर्शा रहे हैं ना, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को समझना है इसके बारे में। उसके अलावा भाव करके दिया है, इसको देखो। खट्टा, कड़वाहट, प्रशंसा, मित्रता, नम्रता, शीतलता, शत्रुता, एकता, क्रोधी, ये तमाम के तमाम जो चीज़ है, जैसे अहंकार, बपौती, प्रेम और ये दरिद्रता, सफाई, ये सारे के सारे जो शब्द है वो सारे के सारे भाव को दर्शा रहे हैं ना। बताओ आप लोग, शत्रुता क्या बता रहा है, कि हाँ किसी के प्रति खुन्नस को दर्शा रहा है, कि हाँ ये मेरा शत्रु है। मतलब आपके जो अंदर में जो भाव है उसको दर्शा रहे हैं ना, इमोशन को, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को शब्द को पकड़ना है और समझना है, रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा कार्य के बारे में दिया है, इसको देखो। चढ़ाई, लड़ाई, पहनावा, दान, सजावट, तो ये सारे के सारे जो चढ़ाई है या लड़ाई है, इमोशन को दर्शा रहा है ना, किसी प्रकार के कार्य में, है ना, कि नहीं मुझे ना बहुत लंबी चढ़ाई करना है, तो इससे क्या है आप लोगों का इमोशन या कार्य को दर्शा रहा है। पहनावा जो है वो क्या है, हाँ किसी प्रकार की पहनावा, भैया वो अमीर है तो वो अच्छा पहनेगा, वो गरीब है तो थोड़ा मिडिल टाइप से पहनेगा, तो ये क्या दर्शा रहा है जी, आपको इमोशन को, आपकी जो स्थिति है, कंडीशन है, कार्य है, उसको दर्शा रहे हैं ना। तो आप लोगों का ये क्या समझ में आएगा, तो ये जो है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इमेज में दिया है, देखो गुस्सा, तो गुस्सा है वो भाववाचक में आएगा। हंसना भी है क्या, इमोशन को दर्शाया, मतलब वो भी भाव में आ जाएगा। रोना भी क्या हो जाएगा, वो भी भाव के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रेम जो है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी भाव के अंतर्गत आ जाएगा। और अभी आप लोग पढ़ने लिखने में ध्यान देना, ठीक है, जैसे प्रेम एवं दुनियादारी के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, जितना ज़्यादा अभी पढ़ने में ध्यान दोगे, कैरियर में ध्यान दोगे, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी ये लंदर फंदर में नहीं पढ़ना है आप सभी लोगों को। ठीक है, पूरे ज़िंदगी पढ़ा हुआ है ये सारे चीज़ में पढ़ने के लिए। पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लो, कुछ बन जाओ अच्छे से, उसके बाद जो भी करना है ना करते रहना आराम से। ठीक है, तो पढ़ने वढ़ने पे ध्यान देना। इमेज आ गया तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो इन सारा चीज़ों से दूरी रहो भैया, तो ज़्यादा ही बेटर है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक
बार इसमें मन लगाना तो फिर मुश्किल हो जाता है, मतलब दूसरा पढ़ाई वढ़ाई के चीज़ों में मन लगाना। ठीक है, तो पढ़ने लिखने में अच्छे से आप लोग ध्यान देना। चलिए इसके बाद ना भाववाचक संज्ञा की जो निर्माण है ना उसके बारे में जानते हैं कि भाववाचक जो संज्ञा है ना उसका निर्माण कैसे होते हैं, ये जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनता है? 5 प्रकार से बनता है। कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम संज्ञा से, विशेषण संज्ञा से, क्रिया संज्ञा से और अव्यय संज्ञा से। तो इन पांचों को ना आप लोगों को नोट करके रख लेना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में से फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो सबसे पहले देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो है वो कैसे बना है। व्यक्ति जो है वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? ये जो तमाम जो चीज़ दिया ना, जैसे व्यक्ति, राष्ट्र, मानव, मनुष्य, दानव, बूढ़ा, ये सारे के सारे किसको दर्शा रहे हैं? सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं ना आप लोगों का। व्यक्ति से क्या आएगा? संपूर्ण व्यक्ति की जाति का बोध कराना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखो ये जो व्यक्ति है तो व्यक्ति से क्या बनेगा? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाव आ जाएगा। कि हम लोग बोलते हैं ना कि तुझमें इंसानियत है कि नहीं, मतलब तुझमें इंसानियत है कि नहीं किसी चीज़ को लेकर के। इंसानियत मतलब व्यक्तित्व है कि नहीं तुझमें, तो ये भाव को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से राष्ट्र से क्या होगा? राष्ट्रीयता। मानव से क्या होगा? मानवता। मनुष्य से क्या होगा? मनुष्यता या मनुष्यत्व हो जाएगा। दानव से क्या होगा? दानवता हो जाएगा। और बूढ़ा से क्या होगा? बुढ़ापा हो जाएगा। ये तमाम जो शब्द है वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है, और ये जो तमाम शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। तो ये एक बार आप लोग इसे देखोगे ना तो आराम से आप लोग भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर लोगे ना। सेम उसी प्रकार से देखो ये जो ना जातिवाचक संज्ञा है वो, और ये जो भाववाचक संज्ञा है वो, जैसे बाल से क्या बना है? बालपन। बच्चा से क्या बना है? बचपन हो गया। शिशु से क्या बना है? शैशव। मित्र से क्या बना है? मित्रता। शत्रु से क्या बना है? तो शत्रुता। और दास से क्या बना है? दासत्व या दासता। बंधु से क्या बना है? बंधुत्व या बंधुता। और स्वामी से क्या बना है? स्वामित्व। तो ये सारे के सारे आप लोग इजीली तरीके से बना लोगे ना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर लोगे ना आप लोग एक बार देख करके। तो ऐसे ही बनता है, आप लोगों को ना एक बार पढ़ना है और आप लोगों को केवल समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना अंतिम रूप से जानते हैं कि संज्ञाओं के ना जो विशेष प्रयोग है ना उसके बारे में जानते हैं कि जो अलग अलग जो संज्ञा है ना उसका किस किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये जानते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक। मतलब ये जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगा ना उसे जातिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जब हम लोग प्रश्न करेंगे ना तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा भी इसके बारे में। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के अर्थ में। सेकंड को पढ़िए, ऐसे तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के असाधारण गुण या धर्म को बताना हो, जैसे करके दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे जातिवाचक संज्ञा में कैसे लिखा जाता है ये समझा दूं। देखो कई बार ऐसे शब्द होते हैं ना जिसको हम लोग ना देखने पर लगता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो प्रयोग है ना वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ होता है। ठीक है, कैसे हुआ होता है ना, ये आप लोगों को इसमें उदाहरण दिया है, ध्यान से सबसे पहला इसके गुण धर्म को देखते हैं। पहला में एग्जाम्पल दिया है उसमें सबसे पहला देखो भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह कहने से क्या याद होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति के बारे में हम लोगों को पता चलता है ना। अगर मैं बोलूँ ना कि ये भीष्म पितामह, तो ये हम लोगों को पता चलता है ना कि हाँ महाभारत में जो भीष्म पितामह था ना वो वही व्यक्ति है बोल करके। और ये जो शब्द है उससे क्या पता चलेगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ऐसे पता चलेगा। लेकिन इसके अर्थ के अंतर्गत आएंगे ना हम लोग, इसके गुण धर्म के अंतर्गत आएंगे ना, तो भीष्म पितामह कहने का मतलब ये आएगा कि दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाला। उन्होंने ना प्रतिज्ञा लिया था ना जी कई प्रकार से कि हाँ मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, इसका मतलब उसे वो हमेशा पूरा करता था। तो भीष्म पितामह कहने से हम लोगों को ये पता चलता है दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाला। तो दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाला इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने वाला पूरे के पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो वो भीष्म पितामह कभी कभी ना जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखो हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र बोलने से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो हरिश्चंद्र है ना वो क्या होगा? किसी का नाम होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग मान लेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र से बोलने का मतलब होता है कि महान दानी। अपने समय में वो जो हरिश्चंद्र था वो महान दानी था ना। हम लोग किसी किसी को बोलते हैं ना कि तू तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनता फिरता है, मतलब सबको दान देते हुए फिरता है, बोलते हैं ना हम लोग किसी को। तो ऐसे अगर हम लोग लेंगे ना तो ये नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से लेंगे ना तो वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। सेम उसी प्रकार से कालिदास। कालिदास बोलने से वो जो महान कवि है, महान रचनाकार है, उसके बारे में हम लोगों को याद आता है कि वो कालिदास जो रचनाकार है वो, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं बोलूँगा ना कि महान रचनाकार है
है ना। तो जो कालिदास है वो महान रचनाकार है ना, तो वो क्या किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं ना, जो ज़्यादा लिखते हुए पढ़ते हुए रहते हैं वो, कि तू तो बड़ा कालिदास बनते फिरते रहता है ना। तो इससे क्या होगा कि महान रचनाकार बनते फिरते रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से चौथा दिया है गांधी। तो गांधी कहने से हम लोग क्या आएगा, गांधी कहने से हम लोगों को महात्मा गांधी के बारे में याद आता है, और ये जो है वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन गांधी कहने का मतलब यह है कि सत्य अहिंसा के पुजारी, और ये जो सत्य अहिंसा के पुजारी है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो कई बार जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन फिर भी उसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। उपरोक्त शब्द अपने विशिष्ट गुणों के कारण अपने क्षेत्र के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसे जब शब्द आएगा ना, उसे आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। इन परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जातिवाचक में कैसे बदलेगा ना, उदाहरण दिया है, इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इसमें डैश करके दिया है, उसको पढ़ो। लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। अब आप लोगों को ना इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अगर ये शब्द आ रहा है ना कि ये यशोदा, तो यशोदा जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यशोदा से केवल एक जने का पता चल रहा है ना कि हाँ, कृष्ण की जो माता जी है ना वो यशोदा है बोल करके, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा लाइन को दिया है ना कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जो है वो किस में आएगा, लक्ष्मी वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग अपने घर में अपनी बेटी को क्या बोलते हैं, ये हमारी घर की लक्ष्मी है बोलते हैं ना हम लोग, तो लक्ष्मी किस में आ जाएगा, हम अपने घर में बोलते हैं, दूसरों के घर में दूसरे लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसा लाइन अगर पूरा दिया रहेगा ना कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होगा। आप लोगों को ये याद रखना है और नोट करके भी रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा को पढ़ो। आप कलयुग के भीम हैं। भीम कहने का मतलब कलयुग में जो भीम था बलवान ना, उससे अगर लेंगे ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन पूरा लाइन को जब दिया है ना कि आप कलयुग के भीम हैं, हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई भी लोग जो होता है ना वो बड़ा बलशाली होता है, कोई भी चीज़ को आसानी से उठा देते हैं, तुम तो भीम हो यार, हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, आप कलयुग के भीम है या तुम तो भीम हो बोल देंगे ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा देखो, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद से क्या आशा है, ये देखो, जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, ये तो करेक्ट है कि जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इसमें शब्द का अर्थ विश्वासघाती लोगों का बोध कराता है। तो जयचंद जो है वो धोखा दिया था ना जी, है, तो सेम उसी को हम लोग बोल देंगे ना कि तुम तो जयचंद बनते हो बोल करके, तो वो धोखेबाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा, मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोगों को ना इतना ही पढ़ना था। उसके बाद ना थोड़ा सा जातिवाचक संज्ञा का ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों का जो आज का जो थ्योरी क्लास है ना वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप लोगों को एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला दूसरा को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कब प्रयोग करते हैं ये जानेंगे। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सामान्यतः वह जातिवाचक शब्द उस व्यक्ति विशेष के लिए ज़्यादातर प्रयोग किए गए हो, जैसे करके एग्जाम्पल दिया है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। तो गोस्वामी सिर्फ मैं बोलूँगा तो गोस्वामी से क्या बोध होगा, तुलसीदास का। तो तुलसीदास किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि तुलसीदास तो एक है ना। और गोस्वामी बोलूँगा तो वो जातिवाचक होता है, लेकिन गोस्वामी जो है ना वो तुलसीदास के लिए प्रयोग होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, व्यक्तिवाचक लेंगे। दूसरा को पढ़िए, पुरी से जगन्नाथपुरी का बोध होता है। तो सिर्फ पुरी बोलूँगा तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन पुरी बोलता हूँ ना कि कहाँ जा रहे हो, मैं तो पुरी जा रहा हूँ, पुरी का मतलब कहाँ लेंगे, जगन्नाथपुरी, मतलब भगवान जगन्नाथ के मंदिर जा रहे हैं हम लोग बोल करके, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से तीसरा, भारतेंदु से हरिश्चंद्र का बोध होता है। से चौथा, संवत से विक्रम संवत का बोध होता है। पांचवा, देवी से दुर्गा का बोध होता है। हम लोग बोलते हैं ना कहाँ जा रहे हो, देवी के दर्शन करने, मतलब किसके, तो दुर्गा माता के दर्शन करने बोल करके, तो
देवी जो है वो जातिवाचक है और दुर्गा जो है वो व्यक्तिवाचक है। तो कभी कभी ऐसे शब्द आएगा ना तो वो क्या लोगे आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आप लोगों को लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद उदाहरण दिया, ध्यान से पढ़िए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, कोष्टक जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। गांधी जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है ना जी। हाँ, तो जो गांधी है वो क्या है, तो गांधी जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा है और राष्ट्रपिता जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम रूप से ना तीसरा को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या किसी प्रकार से अगर आप लोगों को सजेशन चाहिए और उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले ना मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे ना आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा और उसके बाद ना डायरेक्टली आप लोग मेरे को कॉल करके ना पर्सनली रूप से बात कर सकते हो और किसी भी प्रकार से अगर सवाल पूछना हो या किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को सजेशन लेना रहे हो ना तो ईजिली रूप से आप लोग ले सकते हो और उसके बाद आप लोग कभी भी ना डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ना वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष प्रकार से सजेशन की आवश्यकता है उनके लिए है। ठीक है, और उसके अलावा अगर पर्सनल तौर पे भी आप लोग अगर की बुक लिस्ट वगैरह के बारे में जानना चाहो या किसी भी प्रकार की सवाल हो ना तो बेशक आप लोग ना ये रिक्वायरमेंट को फॉलो करके आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, एक बार सोचिएगा जरूर। अब हम लोग ना अंतिम रूप से ना भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनता है ये जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए। कई बार भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। उदाहरण करके दिए, ध्यान से पढ़ो। ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु यहाँ पर पहरावे से वस्त्र पहनने का बोध हो रहा है, इस कारण यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो उदाहरण जो दिया है ना उसमें बोला है कि ये सब कैसा पहरावा है। पहरावा का मतलब आप लोग कैसे कैसे पहन कर क्या हो या कैसे पहनते हो बोला है ना। तो पहनने से हम लोग क्या लेंगे, पहनने से हम लोग भाववाचक लेंगे। पहनना भाव है ना जी, भाव को दर्शाता है ना। तो हम लोग ना भाव ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बनने में। तो आप लोगों को केवल ना इतना ही आप लोगों को ना जो संज्ञा का जो टॉपिक है उसमें पढ़ना था। और अब आप लोगों का जब मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो इसमें आप लोगों को ना अलग अलग प्रकार से ना बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इसमें से ना हमेशा 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है आप लोगों की CGTET एग्जाम में। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक सारी चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना था।